अस्सलाम वालेकुम। हमारा नंबर 20 है। तकरीबन हम अपना कंप्लीट करने को है 3-4 लेक्चर्स में। थ्योरी का जो कोर्स है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो आज के अंदर आइसोमॉर्फ चीजें सीखेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, आउटर, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो हम आज लेट्स स्टार्ट जी। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैंने चूज किया हुआ है, हाउ टू चेक टू ग्रुप्स आर नॉन। किस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि टू ग्रुप्स जो हैं वो नॉन आइसोमॉर्फिक है। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये थी कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो दो ग्रुप्स के दरमियान होता है और उसकी प्रॉपर्टीज ये थी कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है और होमोमॉर्फिज्म होता है। अगर ऐसा दो ग्रुप्स के दरमियान तो हम कहते हैं कि वो दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक है। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनके जरिए से आप वो आइसोमॉर्फिज्म को अप्लाई किए बगैर आप चेक कर सकते हैं कि टू ग्रुप्स जो है वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। मतलब उनके दरमियान हम आइसोमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ नोट्स लिखे हुए हैं कि इफ टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, अगर आपके पास दो ग्रुप्स जो है वो आइसोमॉर्फिक है, देन ग्रुप स्ट्रक्चर इज प्रिजर्व्ड अंडर द आइसोमॉर्फिज्म। तो फिर उन दोनों ग्रुप्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। ग्रुप स्ट्रक्चर से मुराद है कि अगर वो फाइनाइट ग्रुप्स है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अगर वो साइक्लिक ग्रुप, एक साइक्लिक ग्रुप है दूसरा भी साइक्लिक होगा, एक एबिलियन है तो दूसरा भी एबिलियन होगा। ठीक है, अगर एक ग्रुप के अंदर टू सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं तो दूसरे ग्रुप में भी ऑर्डर 3 वाले। तो इसका मतलब यह है कि जो दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं ना, उनमें जस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी शक्ल चेंज होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उनकी वही होती है। ठीक है, तो इट मींस, इसका मतलब यह है कि इफ टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक देन दे हैव सेम ग्रुप स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। अब कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर राइट कर दी है कि इफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम, मतलब जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम है तो बोथ ग्रुप्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। इफ दे आर फाइनाइट, मतलब अगर दोनों फाइनाइट ग्रुप्स हैं तो फिर उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इफ जी साइक्लिक देन सो डज जी प्राइम, मतलब अगर जी साइक्लिक है तो जी प्राइम भी साइक्लिक होगा। एंड इफ जी इज एबिलियन देन सो डज जी प्राइम, इसी तरह अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो फिर जी प्राइम भी एबिलियन होगा। बोथ ग्रुप्स हैव सेम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, मतलब जी के जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे बिल्कुल उतने ही सब ग्रुप्स जी प्राइम में भी बनेंगे। The number of elements of each order are the same for both G and G prime. जिस जिस ऑर्डर का G ग्रुप में होगा उसी ऑर्डर के एलिमेंट्स जो है वो G प्राइम के अंदर होने चाहिए। Similarly, the generators of G are mapped to generators of G prime. मतलब अगर G और G प्राइम के दरमियान आप एक आइसोमॉर्फिज्म बना लेते हैं तो G का जनरेटर जो है ना वो G प्राइम के जनरेटर पर मैप होगा। यहाँ पर इन सारी बातों को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हुई है। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है V4 एंड Z4 कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक। अब यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसको साथ में मेंशन कर देता हूँ। जो V4 ग्रुप होता है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक इसमें आइडेंटिटी होती है, एक इसमें एलिमेंट ए होता है, एक एलिमेंट इसमें बी होता है और एक एलिमेंट जो होता है वो ए बी होता है। ठीक है, और इसी तरह Z4 की अगर आप बात करें तो Z4 के अंदर भी 4 एलिमेंट्स होते हैं।
एक इसमें 0 होता है, 1 होता है इसके अंदर 2 होता है और एक एलिमेंट इसके अंदर 3 होता है। ठीक है, तो V4 और Z4 जो है ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि आप Z4 और V4 के दरमियान कोई भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन आप नहीं बना सकते जो बाइजेक्टिव भी हो और जो होमोमॉर्फिक भी हो। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो Z4 है, Z4 जो है वो साइक्लिक है, लेकिन V4 साइक्लिक नहीं है। तो हमने कहा था कि दो ग्रुप्स जो है वो अगर आइसोमॉर्फिक होते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। मतलब अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो दूसरा भी साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Z4 जो है ये तो साइक्लिक है, लेकिन V4 जस्ट एबिलियन है, ये साइक्लिक नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स जो है वो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन और सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक। इसकी क्या वजह है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट -1 that belongs to non-zero real numbers having order 2। मतलब ये जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा पड़ा हुआ है जिसका ऑर्डर 2 है, जबकि R जो है इसके अंदर R इसके सारे एलिमेंट्स जो है आइडेंटिटी के अलावा वो सारे इनफाइनाइट ऑर्डर वाले। तो इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं पड़ा हुआ जिसका ऑर्डर 2 होता हो। तो इस वजह से ये दोनों कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। Q8 और Z8 ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि Z8 जो है ये एबिलियन ग्रुप है और Q8 जो है ये नॉन एबिलियन ग्रुप है। या Z8 साइक्लिक है और Q8 जो है ये साइक्लिक नहीं है। कोई भी रीजन आप यूज कर सकते हैं। Q8 और D4, Q8 का ऑर्डर भी 8 होता है और D4 का ऑर्डर भी 8 होता है, डाइहेड्रल 4 ग्रुप। ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब हम Q8 को राइट करते हैं तो Q8 के अंदर टोटल एलिमेंट्स होते हैं 8। ठीक है, एक इसमें एलिमेंट होता है 1 और -1 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्लस माइनस आई होता है। ठीक है, और प्लस माइनस जे एलिमेंट होता है इसमें, और इस प्लस माइनस के भी होता है। ये तो हो गया Q8। सही है। अब Q8 के बाद दूसरा है डाइहेड्रल 4 ग्रुप। D4 ग्रुप में भी टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें एक आइडेंटिटी होती है और एक एलिमेंट A होता है, एक एलिमेंट आपके पास A² होता है, एक एलिमेंट A³ होता है। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हो गए। फिर इसमें एक एलिमेंट B AB होता है और एक एलिमेंट A² होता है। ठीक है, और एक एलिमेंट इसमें A³ होता है। तो ये इसमें 8 एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर होते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर जो D4 है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। इसका ऑर्डर 2 है। A²। रिफ्लेक्शन कितनी है? 4 रिफ्लेक्शंस है। इनका ऑर्डर भी 2 होता है। तो इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है, और Q8 के अंदर सिर्फ -1 जो है ना, उस एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। बाकी आइडेंटिटी के सिवा तमाम के तमाम जो 6 एलिमेंट्स हैं उन तमाम का ऑर्डर 4 होता है। तो इसका मतलब है कि Q8 में ऑर्डर एलिमेंट और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। तो इस वजह से ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते।
इसी तरह Q अंडर एडिशन लेते हैं और Z अंडर भी आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसकी वजह यह है कि Z जो है ये साइक्लिक ग्रुप है और Q जो है ये नॉन साइक्लिक है, इस वजह से ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। Q अंडर एडिशन लेते हैं, R अंडर एडिशन लेते हैं, ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि Q जो है वो काउंटेबल है और R जो है ये नॉट काउंटेबल है, इस वजह से ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। इसी तरह हमने यूनिटरी ग्रुप्स लिए हुए U8। U8 आपको पता है कि मॉड 8 के अंडर ग्रुप होता है और इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 8 के साथ रिलेटिव प्राइम होते हैं। तो 8 के साथ 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, ये चारों इसके साथ रिलेटिव प्राइम है। इसी तरह नेक्स्ट हमने यूनिटरी ग्रुप लिया हुआ है U10। तो इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स ये बनते हैं। ये दोनों ग्रुप्स जो है ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसकी वजह क्या है कि U8 के अंदर 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो 9 जो होता है मॉड 8 में जाकर 1 हो जाता है। 5 जो होता है उसका स्क्वायर, लेकिन उसको भी 8 पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसका ऑर्डर भी 2 है। 7 जो है इस ये 7 को स्क्वायर जो है वो 49 होगा और 49 को 8 पर 1 बचेगा, तो इस ग्रुप का ऑर्डर भी 2 है। लेकिन जो U10 है इसमें सिर्फ एक 9 ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 बनेगा, 10 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है इसके 3 एलिमेंट्स जो है ऑर्डर 2 वाले हैं और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसीलिए ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। जी नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में पहले भी आपको करवा चुका हूं होमोमॉर्फिज्म वाले टॉपिक के अंदर। यहाँ पर अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G ऑन टू इटसेल्फ is called an automorphism. So the mapping phi from G to G itself group आपने एक मैपिंग ली है, इसको आप ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे अगर फाई जो है ये बाइजेक्टिव मैपिंग भी और फाई होमोमॉर्फिज्म भी हो। तो यहाँ पर एग्जांपल में मैपिंग किसी भी ग्रुप की अपने आप के साथ एक आइडेंटिटी मैपिंग हम डिफाइन कर लेते हैं, तो ये हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म होगी क्योंकि ये बाइजेक्टिव भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। जैसे आप इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना चाहते हैं तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स रखे x और y। तो x और y डिफाइन कैसे है, यहाँ पे सिंपल x आ जाए तो मतलब जो आप एलिमेंट इसकी डोमेन में से लेते हैं उसकी इमेज जो है वो एलिमेंट इटसेल्फ होता है। तो अब यहाँ पर आपने एक्स वाई लिया तो ये इसका इमेज एक्स वाई ही आएगा। तो x को हम लिख सकते हैं i ऑफ x, तो वो x के बराबर ही होता है। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं i ऑफ y। तो यहाँ से ये होमोमॉर्फिज्म तो प्रूफ हो जाएगा। और जो आइडेंटिटी मैपिंग है वो आपको पता है बाइजेक्टिव तो होती है, तो इस वजह से ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। जी नेक्स्ट आपके पास है लेट G बी एन एबिलियन द मैपिंग। ये मैपिंग मैंने इस तरह से डिफाइन की हुई है कि इस मैपिंग में आप जो भी एलिमेंट लेंगे उसका इनवर्स आपको बतौर, तो अगर G एक एबिलियन ग्रुप है तो उस सूरत में ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी, सिर्फ उस सूरत में ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर ग्रुप नॉन एबिलियन होता है तो फिर ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के लिए। जैसे आप D3 ले लेते हैं तो D3 के लिए वर्स लेते जाए एलिमेंट्स के, तो वो देखें कि वो बाइजेक्टिव भी हो और उसके अलावा वो होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करें। इसमें बेसिकली जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है ना वो नहीं फुलफिल होगी, क्योंकि अगर आप कोई दो एलिमेंट्स पिक करेंगे एक्स वाई, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई लेंगे और इनका जो इमेज होगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई का इनवर्स। ठीक है, एक्स वाई का इनवर्स।
अब आपको वो सॉक्स शू प्रॉपर्टी पड़ी थी हमने स्टार्ट में कि जो बाद वाला एलिमेंट्स होता है वो पहले आ जाता है उसका इनवर्स, और जो एलिमेंट पहले होता है उसका बाद में चला जाता है। तो ये एक्स इनवर्स एबिलियन ग्रुप होंगे तो हम इनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन एबिलियन है तो इनकी ये जगह नहीं बदल सकते। तो इसलिए ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन तो बन जाएगा ये, लेकिन होमोमॉर्फिज्म ये नहीं होगा। इस वजह से नॉन एबिलियन के लिए ये इन्वर्जन मैपिंग जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज अ ग्रुप। क्या मतलब है? यहाँ पे जो मैंने ये एक सेट को नोटेशन दी हुई है जिसको मैंने ए यू टी से लिखा हुआ है, ठीक है, ए यू टी ऑफ जी। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेट है आपके पास जिसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं ना वो एलिमेंट्स फंक्शन है। वो एलिमेंट्स कौन है? मैपिंग्स है, मैपिंग्स। ये कैसी मैपिंग्स है कि ये हमने एक ऐसी मैपिंग ली है जो हमने जी टू जी एक मैपिंग ले ली, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वेयर एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म, एफ इज आइसोमॉर्फ, तो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं। कौन से फंक्शंस पड़े हुए हैं? जो मैंने जी टू जी डिफाइन है भी आइसोमॉर्फिज्म। तो जो आप किसी ग्रुप के इट सेल्फ मैपिंग डिफाइन करें और वो आइसोमॉर्फिज्म हो तो वो सारे ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। मतलब आपने जी से जी पर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म आपने इस सेट में बंद किए हुए हैं, तो ये सारा सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर जी के तमाम ऑटोमॉर्फिज्म पड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि ये जो सेट है ना ये बजाते खुद एक ग्रुप होता है। अब इस ग्रुप में चूंकि फंक्शंस पड़े हुए हैं इसीलिए इसका जो ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन क्या होगा? इसका ऑपरेशन होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो इस ग्रुप का ये ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट है वो अगेन एक ग्रुप होता है और उसका ऑपरेशन जो होता है वो कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है कि जी बी अ ग्रुप व्हिच हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2। जी के अंदर अगर ग्रेटर देन 2 के कोई भी एलिमेंट पड़ा हो जिसका ऑर्डर हो, देन जी हैज एन ऑटोमॉर्फिज्म डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। तो अगर 2 ऑर्डर से ग्रेटर उसमें ऑर्डर के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो उसमें आइडेंटिटी के अलावा और भी नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। जब आपको कोई सेट दिए जाते हैं ना तो उन सारे के सारे ऑटोमॉर्फिज्म निकाले आपको ये कहा जाता है। तो ये मैंने 2 थ्योरम जो तीसरा और चौथा है बेसिकली इनके अंदर वो कंडीशन बयान की गई साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर कितने ऑटोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। अब ये जो थ्योरम नंबर 3 है इसमें जी जो है ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप है और इनफाइनाइट है तो ये 2 प्रॉपर्टीज रखता है। तो देन देयर आर ओनली 2 ऑटोमॉर्फिज्म, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑटोमॉर्फिज्म आप जी पर बना सकते हैं। वो कौन? एक तो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होगा और दूसरा इनवर्स वाला ऑटोमॉर्फिज्म आप बना सकते हैं। सिर्फ ये 2 बना सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बना सकते। एक मिसाल हम लेते हैं कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं जी, तो अब जी पर कितने ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगे? अब जी इनफाइनाइट ग्रुप भी है और साइक्लिक ग्रुप भी है, इसीलिए इस पर सिर्फ 2 ऑटोमॉर्फिज्म बनने हैं, एक तो आइडेंटिटी और दूसरा इनवर्स वाला ऑटोमॉर्फिज्म। चौथा जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, उसके अंदर हमने कंडीशन साइक्लिक, थ्योरम नंबर 3 में था इनफाइनाइट साइक्लिक, और यहां पर मैंने कंडीशन अप्लाई किया फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, then there will be phi of n
ऑटोमॉर्फिज्म्स। फाई ऑफ एन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एन से जितने भी छोटे रिलेटिव प्राइम नंबर्स है ना, उनकी तादाद के बराबर इसमें ऑटोमॉर्फिज्म आप बना सकते हैं। और बनाने का तरीकाकार भी ये है कि ये जो ग्रुप का ऑर्डर है ना एन, इसके साथ जितने भी रिलेटिव प्राइम नंबर है उनको आप इसकी पावर में लेते जाए, तो वो सारे ऑटोमॉर्फिज्म बनते जाएंगे। एक मिसाल मैंने दी है कि जैसे Z8 है। अब Z8 एक साइक्लिक ग्रुप है और फाइनाइट ग्रुप है, तो इसमें कितने ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगे उसका तरीका है फाई ऑफ 8 निकाल लो। अब फाई ऑफ 8 4 निकलेगा, इसका मतलब आप बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे? अब 8 के साथ रिलेटिव प्राइम कौन है? 1 रिलेटिव प्राइम है, आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी। 3 इसके साथ रिलेटिव प्राइम है और 7, तो ये टोटल आपके पास 4 ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगे Z8 के ऊपर। इसका मतलब है अगर मैं आपको कहूं कि आप ऑटोमॉर्फिज्म, तमाम ऑटोमॉर्फिज्म उसका ग्रुप लिखे, किसके लिए? Z8 के वास्ते। तो Z8 पर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगे वो हमने ऊपर मेंशन कर दिए। इसके अंदर F1 भी आ जाएगा और इसके अंदर F3 भी आ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर F5 भी आ जाएगा और इसके अंदर F7 भी आएगा। तो ये टोटल इसके 4 ऑटोमॉर्फिज्म बनते हैं। तो ये आपने तमाम ऑटोमॉर्फिज्म का एक सेट बना लिया है। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये खुद एक ग्रुप है, ठीक है, ये सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि लेट ए बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। ए जो है वो जी का एक फिक्स्ड एलिमेंट है, और फिर हमने फर्ज कर लिया कि एक मैपिंग है जिसको मैंने आई ए से डिनोट किया हुआ है। और ये मैपिंग मैंने कैसे ली है कि ये जो एक्स है ना एलिमेंट, इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया है इस ए के साथ। इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी एलिमेंट के कॉन्जुगेट से जो मैपिंग आप बनाते हैं उसको आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब आप इस पर सारी कंडीशंस वेरीफाई कर सकते हैं। ये होमोमॉर्फिज्म भी होगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। तो इस लिहाज से ये एक ऑटोमॉर्फिज्म बनता है, और इस ऑटोमॉर्फिज्म को नाम क्या देते हैं? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अच्छा, एक ग्रुप के ऊपर बनने वाले तमाम इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट है, the set of all inner automorphism of G is a subgroup of automorphisms of G। मतलब ये ग्रुप तो हम पीछे बना चुके हैं, इसके अंदर सारे के सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स पड़े होते हैं, और इस सेट के अंदर हमने सारे कौन से ऑटोमॉर्फिज्म डाल लिए? जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म ये भी एक ग्रुप होगा, और ये बेसिकली सब ग्रुप है इस ग्रुप का, ठीक है। तो इसका ये सब ग्रुप है। और थ्योरम 3 में ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है ये। और इसके अलावा ये जो थ्योरम 2 है, इसके अंदर हमने ये बताया हुआ है कि जो फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप आप जी का बनाएंगे सेंटर के साथ, जी के आइसोमॉर्फिक होगा। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट है उसके ये आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये सेकंड थ्योरम को हम यूज भी कर सकते हैं। इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो ग्रुप है उसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए, उसमें एलिमेंट्स की तादाद फाइंड आउट करने के लिए, या उसका आइसोमॉर्फिक ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 4 है कि ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट है, इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी मैपिंग आएगी इफ एंड ओनली इफ जी इज एबिलियन। अगर वो एबिलियन है तो उसका इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप है वो सिर्फ ट्रिवियल ग्रुप बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जी जो है
जी का मैंने फैक्टर ग्रुप लिया, क्वोशंट ग्रुप लिया उसके सेंटर के साथ, और ये साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है तो फिर जी एबिलियन होगा। ठीक है, ये सारे थ्योरम्स हमारे लिए यूजफुल होंगे जब ये हम ऑटोमॉर्फिज्म वगैरह फाइंड आउट करते हैं। जी पीछे ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे ये जो थ्योरम नंबर 4 है, ये फाई ऑफ एन मैंने लिखा है ना, फाई ऑफ एन रिलेटिव प्राइम नंबर्स। और यहाँ पर अब जो नेक्स्ट थ्योरम की बात हम करने जा रहे हैं, जी एन एक साइक्लिक ग्रुप है और फाइनाइट ग्रुप है, तो इस पर जो ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगे उनकी तादाद के हिसाब से। और आपको पता है कि यू ऑफ एन में भी सारे कौन से नंबर्स होते हैं, रिलेटिव प्राइम होते हैं एल के साथ, तो इसीलिए ये ऑटोमॉर्फिज्म इसके आइसोमॉर्फिक होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। आउटर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी व्हिच इज नॉट एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एन आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब एक ऐसा ऑटोमॉर्फिज्म होता है जो कि इनर नहीं होता, बल्कि इनर नहीं होता, उसको हम आउटर का नाम देते हैं। तो एक एग्जांपल नीचे लिखी हुई कि एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन एबिलियन ग्रुप एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म इज आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इससे आप कोई भी एबिलियन ग्रुप में से एग्जांपल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पहला रिजल्ट ये है कि अगर जी आपके पास, अगर जी एक इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है, और इसके जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप बनेगा लाजमी नहीं है कि वो भी इनफाइनाइट हो। एक मिसाल हम लेते हैं, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म्स हमने बनाए हैं जी के, तो जी हमने पीछे बनाए कि एक तो होता है आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इनफाइनाइट ग्रुप है, इसीलिए इसके दो ही बनेंगे, एक आइडेंटिटी बनेगा और दूसरा जो वो इनवर्स के साथ बनेगा। तो एडिटिव इनवर्स आप यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे इसीलिए आप -x लिखेंगे, इसको आप f1 का नाम दे दें और इसको आप f2 का नाम दे दें। तो इसका मतलब है जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप है, उसके अंदर सिर्फ दो ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे, सिर्फ दो फंक्शंस उसके अंदर आएंगे। एक तो आइडेंटिटी वाला जिसको मैं f1 का नाम दे चुका हूं, और दूसरा जो है वो f2 वाला। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप में दो एलिमेंट्स बन गए, तो इसीलिए इस ग्रुप का ऑर्डर 2 बना। और पीछे हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर होता है वो साइक्लिक होता है, तो इसका मतलब है कि ये साइक्लिक है। और फिर हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है और वो इनफाइनाइट है तो वो जी के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। अगर वो इनफाइनाइट है तो, अगर वो फाइनाइट है तो फिर वो जी एन के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप है तो ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो फिर ये जी एन के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। इसमें दो एलिमेंट्स है तो जी एन का मतलब ये जी2 के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है जी। इसी तरह इफ जी इज एबिलियन, अगर जी आपके पास एक एबिलियन ग्रुप है और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी मे नॉट बी एबिलियन, तो इसका जो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है वो लाजमी नहीं एबिलियन ग्रुप हो। जैसे एक मिसाल है यहाँ पे कि V4 होता है क्लाइन 4 ग्रुप और ये एबिलियन होता है क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है, तो 5 ऑर्डर या उससे लेस वाले सारे एबिलियन होते हैं, तो ये आपके पास एबिलियन ग्रुप है। लेकिन इसका वो S3 के आइसोमॉर्फिक निकलता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये दिया हुआ है कि अगर जी साइक्लिक है तो लाजमी नहीं है कि ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो भी साइक्लिक हो,
इसकी मिसाल ये है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZN लेते हैं तो ये आइसोमॉर्फिक होता है UN के, और UN सारे के सारे लाजमी नहीं वो साइक्लिक हो। जैसे आप मिसाल ले लें U8 की, अब ये जो U8 होता है इसमें सारे के सारे रिलेटिव प्राइम नंबर्स होते हैं जो 8 के साथ रिलेटिव प्राइम होते हैं। मसलन इसमें 1 आ जाता है, इसमें 3 आ जाता है, इसमें 5 आ जाता है और इसमें 7 आ जाता है। तो ये जो U8 है ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक क्यों नहीं है? एलिमेंट्स जो है उनका ऑर्डर है 2, 3 का ऑर्डर 2 है क्योंकि ये 9 बनता है और 9 बेसिकली मॉड 8 में जाके 1 हो जाता है। इसी तरह 5 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो कितना बनता है 25। तो 25 को अगर आप मॉड 8 में ले जाएं तो वो भी 1 बन जाता है। और 7 स्क्वायर जो है इसको अगर आप चेक करें तो ये 49 होगा और मॉड 8 में जाकर ये भी 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि इसके तमाम जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, उनमें से कोई भी जनरेटर नहीं है क्योंकि ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। तो जनरेटर ना होने की वजह से ये ग्रुप जो है ये साइक्लिक नहीं है, ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। अच्छा, नीचे कुछ और भी दिए हुए हैं। Q8 का ऑटोमॉर्फिज्म S4 के आइसोमॉर्फिक होता है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D3 जो होता है ये D3 के आइसोमॉर्फिक होता है। D4 का ऑटोमॉर्फिज्म D4 के आइसोमॉर्फिक होता है। और DL का ऑटोमॉर्फिज्म निकालने का ये तरीकेकार है, इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये बातें याद रखने के काबिल है। अब इनके ऑटोमॉर्फिज्म सारे के सारे फंक्शन आप कैसे मालूम करेंगे वो मैं आगे एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। इसी तरह जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, अब यहाँ पर हमने प्रीवियस एक रिजल्ट पढ़ा। रिजल्ट ये था कि G का आपने सेंटर लेना है और उस सेंटर के साथ आपने उसका फैक्टर ग्रुप बना लेना है। तो ये आइसोमॉर्फिक होगा। किसका आइसोमॉर्फिक होगा? यस, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है ये उसके आइसोमॉर्फिक होता है। ये रिजल्ट अभी हम पीछे स्लाइड पे पढ़ के आए हैं। तो यहां से आप इस फार्मूले से सारे के सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे। जैसे Q8 का निकालना है तो Q8 को आप इसके सेंटर पर फैक्टर ग्रुप बना लें। अब Q8 का ऑर्डर होता है 8 और नीचे जो आपने नॉर्मल सब ग्रुप रखा हुआ है उसका ऑर्डर है 2, तो इसको जाएगा। सही है ना? तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिसका ऑर्डर 4 है और ये मजीद वेरिफिकेशन करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये V4 के आइसोमॉर्फिक। तो Q8 को आप C2 इंटू C2 इसके भी आइसोमॉर्फिक लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, ये अभी हमने नहीं पढ़े, ये इसका चैप्टर नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले ग्रुप्स जो है उनको भी सीखेंगे। इसी तरह ये बाकी तमाम इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, इनको भी आप देख लें तो ये सारी बातें याद रखने वाली है। जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं।